नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। अब चलिए हम चर्चा करते हैं इस हफ्ते की जो बड़ी खबरें हैं मैथ से संबंधित, उसको लेके। इससे पहले भी अगर आपने क्लासेस देखी हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम ऐसे न्यूज़ को कवर करते हैं। पहले न्यूज़ समझते हैं, उसके बाद हम उससे संबंधित मैप यानी कि मानचित्रण को देखते हैं, और जब मानचित्रण समझ में आ जाता है तो उससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। इस प्रकार से हमारी मैप की कक्षाएं चलती हैं। हफ्ते में एक दिन होती है, जनरली वेडनेसडेज को होती है ये। तो इन क्लासेस को लेना ज़रूर, क्योंकि इसी से आपका मैप सेक्शन और स्ट्रांग होता जाएगा। ठीक है, तो इंडोनेशिया ये ब्रिक्स ग्रुप ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमीज ज्वाइन कर चुका है। इंडोनेशिया ने रशिया, चाइना और बहुत सारे अदर ग्रुप्स को ज्वाइन किया है, जो काउंटर वेट माना जा रहा है वेस्ट का। इसके अलावा ब्रिक्स, जो कि शुरू में ब्रिक नाम से जाना जाता था, ये 2001 में जिम ओ नील ने इस नाम के बारे में सोचा था। जिम ओ नील ने कहा था कि आने वाले समय में ब्राज़ील, रूस, भारत एवं चीन मिलके ऐसी इकोनॉमी सिस्टम बनाएंगे जो कि वेस्ट यानी कि यूएसए और यूरोप, इनकी इकोनॉमीज को पीछे छोड़ देगा। तो इसी का काउंटर वेट माना जाता है। और इसके बाद जब 2010 में साउथ अफ्रीका ने इसे ज्वाइन किया, दक्षिण अफ्रीका ने इसे ज्वाइन किया, तब ये बन गया ब्रिक्स। ठीक है, BRICS। तो ब्रिक्स बेसिकली एक ग्रुप ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं जो आगे बढ़ेंगी, और इनकी जो वित्तीय स्थिति है इस प्रकार से आगे बढ़ेगी कि आगे चल के ये वेस्ट को भी पिछाड़ देंगे। इसके अलावा UAE, ईरान, इथियोपिया जैसी कंट्रीज़ भी हैं जो कि ब्रिक्स का पार्ट बन रही हैं। अर्जेंटीना ने भी कहा था कि ये भी बनना चाहती है, बट अर्जेंटीना ने बाद में इस बात से इनकार कर दिया। अब असल में अब ब्रिक्स में कितनी कंट्रीज़ हैं? ब्रिक्स में 10 कंट्रीज़ हैं। ठीक है, मैंने काफ़ी बता दी। जो मैंने नहीं बताया है, अर्जेंटीना इसका पार्ट नहीं है, मैंने जो जिन कंट्रीज़ का नाम नहीं बताया है आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो फाइनली अभी देखा आपने इंडोनेशिया किस प्रकार से जुड़ चुका है। इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया पूरे विश्व में सबसे बड़ा द्वीप का समूह है। ठीक है, और यहीं से भूमध्य रेखा ऑलमोस्ट मिडिल से होके गुजरती है। तो अगर कोई पूछे कि क्या भूमध्य रेखा इसके किसी क्षेत्र से होके गुजरती है, बिल्कुल इसके मध्य से होके गुजरती है, तो उसको आपको याद रखना है। इंडोनेशिया का कैपिटल है जकार्ता, और ये बहुत सारे द्वीप के समूहों में विभाजित है। मलेशिया और इंडोनेशिया के एक आइलैंड, इंडोनेशिया का अगर इस आइलैंड को आप देखेंगे, इसको सुमात्रा कहते हैं। तो मलेशिया और सुमात्रा, ये सुमात्रा है, इसके बीच में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चोक पॉइंट है, इसको चोक बिंदु कहते हैं। इस चोक बिंदु का नाम है स्ट्रेट ऑफ मलाका या फिर मलाका जल डमरू मध्य। ये स्ट्रेट ऑफ मलाका है, और यहीं से चीन के बहुत सारी व्यापारिक चीज़ें जाती हैं। और ये चोक पॉइंट है, यानी कि एक ऐसा संकीर्ण क्षेत्र है जिसको अगर चोक कर दिया तो चीन यहाँ से नहीं गुजर पाएगा। इसीलिए चीन इसको कहता है मलाका डिलेमा। मलाका डिलेमा। तो डिलेमा क्या है कि भाई कैसे इस क्षेत्र को पार करें। कल के दिन अगर कोई मेरा दुश्मन इसे चोक करना चाहे तो आराम से कर सकता है। तो ये याद रखना है, ये मलेशिया और जो इंडोनेशिया के सुमात्रा क्षेत्र के पास प्रस्तुत है ना। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, ये अलग अलग समूह में बटा है, अलग अलग ग्रुप्स में बटा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, भारत की अवस्थिति के साथ अगर इसको जोड़ के देखें तो भारत से ये दक्षिण की ओर स्थित है, और इक्वेटर जैसे कि आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट इसके मिडिल से पास कर रहा है। ठीक है, तो ये अगर आपसे पूछा जाए ये उत्तर या फिर दक्षिण में स्थित है,
तो ये उत्तर और दक्षिण दोनों में ही स्थित है, पूरी तरह से उत्तर में भी नहीं है और पूरी तरह से दक्षिण क्षेत्रों में भी नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे क्षेत्र, जैसे कि मैंने आपको बताया ये सुमात्रा का क्षेत्र है। सुमात्रा में बांदा जैसी जगहें भी हैं, बांदा भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेस है, बहुत बार क्वेश्चन में रहता है। जाम्बी, रियाओ, ये सारे इधर ही प्रस्तुत हैं। हाँ, और जकार्ता यहाँ पे ही सुमात्रा के पास जकार्ता इसका कैपिटल है। ये वाला अगर आप क्षेत्र देखते हैं इंडोनेशिया का, इसको कलिमंतन कहते हैं, ये कलिमंतन द्वीप है। और कलिमंतन द्वीप में अलग 3 देश हैं, तो इसको भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है कौन कौन से देश हैं जो कलिमंतन द्वीप समूह में बसे हुए हैं। एक तो खुद इंडोनेशिया है, ठीक। ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं, इस पार्ट को, ये मलेशिया का पार्ट है, मलेशिया। और इसी में छोटी सी जगह में ब्रूने भी है। और यहाँ पे दक्षिण चीन सागर है। दक्षिण चीन सागर वही क्षेत्र है जहाँ पे लगातार चीन अपना हक जताता रहता है 9 डैश लाइन मैप के साथ। आपने पढ़ा भी होगा इसके बारे में, 9 डैश लाइन मैप। तो मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रूने, ये तीनों भी अपना हक बताते हैं कहाँ पे? दक्षिण चीन सागर में, जहाँ पे चीन अपने डोमिनेंस को बढ़ा रहा है। इसके अलावा सुलावेसी आइलैंड भी यहीं पे प्रस्तुत है। जो कलिमंतन और सुमात्रा और जावा का क्षेत्र है, उसके बीच में जावा सी प्रस्तुत है। तो ये याद रखना है, यहाँ पे कौन सी सी है? जावा सी, ठीक है। जावा सी से पूर्व की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको बांदा सी मिलेगी। बांदा सी भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है, ठीक है। इसी के नॉर्थ में, उत्तरी क्षेत्र में, आप फिलीपींस और कलिमंतन के बीच में देखेंगे सुलू सी। और कलिमंतन के पूर्व में आपको सेलेबस सी भी मिलेगा, सेलेबस सी या सेलेबस सागर। तो अगर पूछा जाए कि ये सारी वाटर बॉडीज कहाँ प्रस्तुत है, ये इंडोनेशिया में प्रस्तुत है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे संबंधित प्रश्न क्या क्या आ सकता है ये देख लेते हैं। इंडोनेशिया विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समूह है। द्वीप समूह को आर्किपेलागो कहते हैं। इंडोनेशिया भूमध्य रेखा के उत्तर में पूरी तरह से स्थित है। दूसरा, इंडोनेशिया आसियान का एक संस्थापक सदस्य है। अब ऐसे ही इंटरनेशनल रिलेशंस और मैप वाले क्वेश्चन दोनों मिलके आते हैं, तो जल्दी बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, फटाक से बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। कौन बच्चा बताएगा हमको? आप लोग आंसर देते रहा करिए, आंसर देने से ये होता है कि आपको भी याद रहेगा बाद में। जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया, काफ़ी बच्चों ने सही आंसर दिया होगा, आई एम श्योर। मैं क्लास में अभी देख तो नहीं पा रही हूँ, पर फिर भी इंडोनेशिया विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समूह है, जैसे कि मैंने अभी आपको पढ़ाया ही है। ये विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समूह है। खूब सारे द्वीप है इसमें, जावा, कलिमंतन, सुमात्रा, तो ये सुलावेसी, सबको मिलके एक सामूहिक रूप से इंडोनेशिया कहा जाता है, ठीक है। तो द्वीप समूह है, बिल्कुल सही। दूसरी चीज़, इंडोनेशिया भूमध्य रेखा में भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ पूर्ण रूप से है। ये भी मैंने आपको बताया था कि ये मत करिएगा, क्योंकि आपको मैंने पिक्चर में दिखाया था कि देखिए इक्वेटर जो है ऑलमोस्ट इसके मिडिल से पास हो रहा है, तो पूर्ण रूप से ये भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित नहीं है। तो इसका मतलब है सेकंड स्टेटमेंट गलत है, पूर्ण रूप से स्थित नहीं है। इंडोनेशिया आसियान का एक संस्थापक सदस्य है। इंडोनेशिया 1967 में संस्थापक सदस्य बना आसियान का। आसियान असल में 10 साउथ एशियन कंट्रीज और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, दक्षिण साउथ ईस्ट एशियन ही लिख लेते हैं, साउथ ईस्ट एशियन देशों का समूह है। और ये बैंकॉक घोषणा पत्र के साथ आया था, बैंकॉक डिक्लेरेशन के साथ इसको स्थापित किया गया था। तो इंडोनेशिया भी उन संस्थापकों में से एक था, जिसकी वजह से पहला सही है और तीसरा भी सही है, पर दूसरा सही नहीं है। तो 1 और 3 यहाँ पे सही उत्तर होंगे, ऑप्शन ए यहाँ पे सत्य है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता जावा द्वीप पर स्थित है। इंडोनेशिया के बाली द्वीप को इसके सांस्कृतिक महत्व और पर्यटन के लिए जाना जाता है। इंडोनेशिया और भारत के बीच में समुद्री सीमा, मैरीटाइम बाउंड्री साझा की गई है। तो आपको बताना होगा करेक्ट क्या है।
यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था, ये जावा में है, जावा के क्षेत्र में जकार्ता है, तो ये बिल्कुल सही है। राजधानी जकार्ता जावा द्वीप पर स्थित है, बिल्कुल करेक्ट। सेकंड पूछ रहा है इंडोनेशिया के बाली द्वीप के इसके सांस्कृतिक महत्व और पर्यटन के लिए जाना जाता है। जब भी आप किसी से पूछेंगे कहाँ जा रहे हो, बाली जा रहे हैं, तो बाली कहाँ है? ये संस्कृति के लिए भी जाना जाता है और पर्यटन के लिए भी, तो दूसरा भी सही है। और इंडोनेशिया और भारत के बीच बिल्कुल समुद्री सीमा साझा हो रही है। ये इंडिया है, ये समुद्री सीमा साझा कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, ये वाला मत पढ़िए, ये तो ऐसे ही था। शिगात्से के बारे में जानते हैं। शिगात्से हाल ही में न्यूज़ में इसलिए रहा है क्योंकि शिगात्से से ही एक 7.1 मैग्नीट्यूड का भूकंप उपजा है। और ये क्यों हुआ है, यहाँ पे मैं बताती हूँ। ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये शिगात्से का है। ये एपिसेंटर या फिर फोकस है किसका? एक बहुत बड़े से अर्थक्वेक का, और ये तिब्बत में है। कौन सा क्षेत्र है ये? शिगात्से। क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको आपको याद रखना है। 7.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है। और ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि इसी क्षेत्र में हमें पता है, इसी क्षेत्र में भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट निस्खलित हो रही है। मतलब यूरेशियन प्लेट के नीचे भारतीय प्लेट निस्खलित हो रही है, ठीक है। और इसी वजह से यहाँ पे लगातार भूकंप आते रहते हैं, टेक्टोनिक एक्टिविटी होती रहती है। तो ये भारतीय प्लेट है, भारतीय प्लेट सघन है और भारी है, और इसी तीव्रता से ये यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रही है। जब यहाँ पे सबडक्शन हो रहा है, यहाँ पे एक बहुत बड़ी सी फॉल्ट लाइन भी है। ये जो है ये फॉल्ट लाइन है, भ्रंश है, ठीक है। तो इसी भ्रंश की वजह से हम समझ सकते हैं कि भ्रंश जो है ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे निस्खलन हो रहा है, और जब भी प्लेट खिसकती है तो यहाँ पे डिस्टॉर्ट करती है तिब्बत के क्षेत्र में। और एक स्टडी ये भी आई है जो कह रही है कि लगातार भारतीय प्लेट लगातार निस्खलित होती चली जा रही है, और एक समय ऐसा आएगा, लाखों वर्षों बाद, अभी नहीं, एक समय ऐसा आएगा जब भारतीय प्लेट पूरी तरह से तिब्बती प्लेट के नीचे विलुप्त हो जाएगी। जब कम से कम 70 मिलियन साल पहले इंडियन प्लेट मूव करना शुरू की थी, उसी के बाद से हमने देखा कि जब 70 से 60 मिलियन, 60 से 40 और 40 मिलियन से आज की बात हुई, तो हिमालय का वलय भी हुआ, युवा विलय पर्वत हिमालय भी बने, साथ ही साथ भूकंपीय गतिविधियां भी बढ़ी। और ये भी माना जाता है कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कैसे पता चलेगा कि भूकंप कैसे पता चलेगा कि भारतीय प्लेट या तिब्बती प्लेट के नीचे निस्खलित हो रही है, सबसे बड़ा रीज़न ये है कि यहीं पे माउंट एवरेस्ट है, इस क्षेत्र में माउंट एवरेस्ट है ये, और माउंट एवरेस्ट लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो माउंट एवरेस्ट पहले जब मापा गया था तो 8848 मीटर की इसकी हाइट हुआ करती थी। आज माउंट एवरेस्ट की हाइट है 8850 मीटर। और ये क्या है, माउंट एवरेस्ट कैसे बना है? माउंट एवरेस्ट असल में हिमालय का पार्ट है, और हिमालय क्या है? ये युवा विलय पर्वत है, युवा है, यानी कि ये यंगर पर्वत है। और जितनी भी नदियां थी जो टेथिस सागर में जा रही थी, जब ये अवसाद अपने जमा कर रही थी यूरेशियाई प्लेट में, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जैसी मिली, इन दोनों के मिलन से ही ये अवसाद ऊपर की तरफ उठे और फिर हिमालय की उत्पन्नता हुई। और इसी वजह से आज भी हिमालय की जो चोटी है वो बढ़ती जा रही है, और माउंट एवरेस्ट की चोटी बढ़ती जा रही है। इसको आपको याद रखना है। और यहाँ पे नॉर्मल है, मतलब इतना भूकंप आना, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी नॉर्मल। तो डैमेज देखिए किस तरह से घर को डैमेज हुआ है। एक शिगात्से में एक गांव है, वो पूरा डैमेज हो चुका है, और ये रोड्स वगैरह भी डैमेज हो चुकी हैं। यहाँ पे माना गया है कि लोकल अथॉरिटीज़ ये अलग अलग क्षेत्रों में जाके समझ भी रही हैं कि कितना डैमेज हुआ है। इसके अलावा भारत में भी बिहार के क्षेत्र में काफ़ी एरियाज़ में हमने देखा भूकंपीय ट्रेमर्स भी फ्लो हुए हैं और समझ में आए हैं। नेपाल के क्षेत्रों में भी आए हैं। तो यहाँ पे ट्रेमर्स जो आए हैं मैग्नीट्यूड, ये सबसे ज़्यादा इस क्षेत्र में आए हैं,
साथ ही साथ शिगात्से के क्षेत्र में आए हैं। अलग अलग क्षेत्रों में भूकंप आया है और ये अलग अलग एपिसेंटर्स इस वजह से बने हैं क्योंकि इंडियन प्लेट यहीं पे निस्खलित हो रही है, इसको आपको याद रखना है। तो तिब्बत, जैसे कि आप देख सकते हैं शिगात्से, ये माउंट एवरेस्ट है जैसे कि मैंने आपको बताया। तिब्बत अति महत्वपूर्ण है भारत के लिए 2 रीजंस की वजह से। एक तो ये तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन ऑफ चाइना है, ऑटोनॉमस रीजन ऑफ चाइना। चाइना ने इस पर कब कब्जा किया? 1950 में कब्जा किया और तिब्बत के जरिए ही भारत चीन के साथ लद्दाख में, उत्तराखंड में, लद्दाख में, उत्तराखंड में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में अपनी डायरेक्ट सीमा साझा करता है। इससे पहले हमारे साथ कोई अलग से सीमा नहीं थी इनकी। तो तिब्बत हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 1950 में जब तिब्बत के ऊपर चीन ने कब्जा किया तो दलाई लामा 1959 के करीब भारत आए और यहीं धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से ये अपनी सरकार चलाते हैं। ठीक है, और हमारी जो सीमा है तिब्बत के साथ, चाइना के साथ स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, ये सीमा हमारी 3488 किलोमीटर लंबी है। ये हमारा मानना है, ये भारत का मानना है। और चीन का क्या मानना है? चीन का मानना है कि हम बस 2000 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं और इसको 3 क्षेत्रों में बांटा गया है इस पूरी सीमा को। एक है हमारा पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, ठीक है। एक है हमारा मध्य क्षेत्र, ये मिडिल सेक्टर माना जाता है, मध्य क्षेत्र। और एक है हमारा पूर्वी क्षेत्र, ईस्टर्न सेक्टर। तो पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र ये सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखते हैं। क्यों? पूर्वी क्षेत्र जो हमारा है ये मैकमोहन लाइन के नाम से जानी जाती है। मैकमोहन लाइन शिमला अग्रीमेंट के जरिए आई थी, शिमला संधि। और जो शिमला संधि है वो क्या कहती है कि तिब्बत की सरकार और ब्रिटिश इंडिया के बीच में मैकमोहन लाइन बनाई जाएगी। पर चीन इसको नहीं मानता है। चीन कहता है कि अरुणाचल प्रदेश दक्षिण तिब्बत का पार्ट है, क्योंकि तिब्बत की कभी कोई सरकारी नहीं हुआ करती थी। तिब्बत हमेशा से ही चीन का मेंबर था, चीन का पार्ट था, तो जिसकी सरकार ही नहीं थी हम उसकी बात कैसे मान लें। तो मैकमोहन लाइन को नहीं मानता है। और इधर वाली लाइन जो है, जो लद्दाख के साथ हम शेयर करते हैं, इसको हम लद्दाख के साथ, हम चीन के साथ शेयर करते हैं, जॉनसन लाइन कहते हैं। इसको भी चीन नहीं मानता है। चीन इस क्षेत्र को अपना मानता है अक्साई चीन के नाम से। और ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से भी ज़रूरी है और मैप के पर्सपेक्टिव से भी ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अब इससे संबंधित हम क्वेश्चन देख लेते हैं। शिगात्से तिब्बत का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। तिब्बत में अगर शहरों को देखें तो शिगात्से तिब्बत का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा, यह यारलुंग सांगपो नदी के तट पर स्थित है। शिगात्से भारत और चीन के बीच कैलाश मानसरोवर के यात्रा में आता है। ठीक है, तो आपको बताना होगा कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। जल्दी बताने की कोशिश करेंगे शिगात्से के बारे में। जल्दी बताइए, करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी बताएं। वेरी गुड। तो आई होप कि काफ़ी बच्चों ने सही बताया हो इसका आंसर। देखो, शिगात्से पहला भी स्टेटमेंट सही है। ये यारलुंग सांगपो नदी के पास स्थित है, तट पर स्थित है। यारलुंग सांगपो कोई और नहीं, ब्रह्मपुत्र नदी ही है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बिल्कुल स्थित है, तो ये भी सही है। शिगात्से भारत और चीन के बीच कैलाश मानसरोवर यात्रा की मार्ग पर आता है। तो शिगात्से कहाँ है? आप देखिए इस पर्टिकुलर रीजन को। शिगात्से यहाँ है, पर कैलाश मानसरोवर यात्रा इधर से होती है। ठीक है, तो ये बीच में तो कहीं से भी स्थित नहीं है। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली अगर हम बात करें, और अगर हम बात करें कैलाश मानसरोवर की, तो कैलाश इस क्षेत्र में है। ठीक है, मानसरोवर झील इस क्षेत्र में है। तो यहाँ पे पहला सही है, दूसरा सही है, पर तीसरा सही नहीं है। तो 1 और 2 सही है, पर तीसरा सही नहीं है। तो केवल 1 एवं 2 यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
शिगात्से किस प्रसिद्ध बौद्ध मठ के लिए जाना जाता है? या आपको इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा कि किस प्रसिद्ध बौद्ध मठ के लिए इसको जाना जाता है। शिगात्से किस प्रसिद्ध बौद्ध मठ के लिए जाना जाता है? जोखांग मठ, ताशी लुंगापो मठ, सेरा मठ या गंडन मठ? तो इसका करेक्ट आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। जो बच्चा सही आंसर बताएगा नेक्स्ट क्लास में उनके लिए ताली भी बजेगी। निम्नलिखित में से कौन सा शिगात्से शहर से संबंधित नहीं है? या पवित्र माउंट एवरेस्ट बेस कैंप का प्रमुख मार्ग है, या चीन के शिनजियांग प्रांत में स्थित है, या तिब्बत में स्थित है? इसे पारंपरिक रूप से पांचेन लामा का निवास स्थान माना जाता है। तो अगर हम बात करें ये तिब्बत में स्थित है, ये बिल्कुल सही है, तो आपको ये दिखना संबंधित नहीं है। या पवित्र माउंट एवरेस्ट बेस कैंप का प्रमुख मार्ग है, ये भी सही है। या चीन के शिनजियांग प्रांत में स्थित है, ये गलत है। और पारंपरिक रूप से पांचेन लामा का निवास स्थान माना जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सा होगा? या शिनजियांग प्रांत में स्थित है, तो यहाँ पे बी सही नहीं है। नेक्स्ट, शिगात्से का महत्व भारत के लिए क्यों है? यह भारत चीन सीमा के पास में स्थित है, या तिब्बत में चीन के बुनियादी ढांचे के विकास का केंद्र है, या भारत की जल सुरक्षा से जुड़ा हुआ है क्योंकि यालुंग सांगपो नदी यहीं से जाती है। ये भारत चीन सीमा के पास तो बिल्कुल स्थित नहीं है, नेपाल के पास है, तो पहला गलत है, पर दूसरा और तीसरा सही है। तो केवल 2 और 3 यहाँ पे सही उत्तर है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, इजिप्ट से संबंधित प्रश्न देखते हैं हाल ही में, और इजिप्ट से संबंधित भौगोलिक मानचित्रण भी देखते हैं। माना जाता है कि यूएस मिलिट्री फंड्स इजिप्ट से लेबनान के पास भेज रही है। लेबनान कौन यहाँ पे मिलिट्री फंड्स क्यों भेज रही है? क्योंकि लेबनान ये इजराइल के साथ सीमा साझा करता है, और लेबनान की जो इजराइल के साथ सीमा है इसको ब्लू लाइन के नाम से जाना जाता है। तो माना गया है कि व्हाइट हाउस जो है, व्हाइट हाउस यानी कि यूएसए, ये लेबनान को $95 मिलियन भेज रहा है क्योंकि रीजनल सिक्योरिटी का इशू बन रहा है। और ह्यूमन राइट्स कंसर्न्स जो इजिप्ट में है उसको हो सकता है कि उतनी तवज्जो ना मिले। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये इजिप्ट है, इजिप्ट, और यहाँ पे इजराइल है, और ये लेबनान का क्षेत्र है। तो माना जा रहा है लेबनान को ही ये सारी सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से सारे मिलिट्री एड यहीं पे भेजता चला जा रहा है। इजिप्ट की बात करें तो ये अफ्रीका की एक नेशन है, अफ्रीका का नेशन है। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको जाननी है, नील नदी का डेल्टा यहीं बनता है, क्योंकि नील नदी जब आती है सूडान से होते हुए इजिप्ट में प्रवेश करती है, मेडिटेरेनियन सी यानी कि भूमध्य सागर में गिरती है। उससे पहले यहाँ पे नील नदी खूब बड़ा सा डेल्टा बनाती है। और नीली नदी पे आपको कायरो जो कि इसका कैपिटल है ये मिल जाएगा। तो कायरो कैपिटल इसका नील नदी के पास स्थित है। इसके अलावा अलेक्जेंड्रिया का नेशन, अलेक्जेंड्रिया की पोर्ट भी मेडिटेरेनियन सी पे है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भूमध्य सागर इस बार बहुत चर्चा में रहा है, तो भूमध्य सागर से संबंधित अगर आपको पोर्ट्स दिख रहे हैं न्यूज़ में तो उसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो अलेक्जेंड्रिया यहाँ पे स्थित है। यहाँ पे इजिप्ट का रीजन ज़्यादातर अगर आपने मूवीज़ वगैरह देखी होगी तो पिरामिड का कॉन्सेप्ट आपने काफ़ी देखा होगा। तो सहारा डेजर्ट का विस्तार यहाँ पे काफ़ी है, सहारा डेजर्ट का विस्तार है, और ये वेस्टर्न डेजर्ट का पार्ट माना जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहीं से पास करती है। इसके अलावा नील नदी पे नासिर झील बनी है, लेक नासिर झील बनी है, और उसी के उत्तर में आसवान झील, आसवान डैम भी बना हुआ है। आसवान डैम इसलिए बनाया गया था ताकि नील नदी का इस्तेमाल अच्छे से हो सके। इसके अलावा या वैली ऑफ द किंग्स के साथ साथ इसके पश्चिम की ओर दौखला ओएसिस भी मिलेगा। ओएसिस बेसिकली एक झील हो जाती है बहुत बड़े से बहुत ही विस्तृत किसी डेजर्ट में, तो वो झील मिलती है, उसको ओएसिस कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ही स्विस कनाल है। स्विस कनाल को देखने वाला कौन है? इजिप्ट है। ये सिन्नाई पेनिनसुला है इजिप्ट का, और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि गाज़ा पट्टी से सटा हुआ है। यहीं पे आपको रफ़ा बॉर्डर मिल जाएगा, रफ़ा बॉर्डर आपको यहीं देखने को मिलता है। तो अभी रफ़ा बॉर्डर भी काफ़ी चर्चा में रहा है, इसीलिए इससे संबंधित कोई प्रश्न आता है तो ज़रूर आई होप आप कर ले। तो रफ़ा बॉर्डर को ही खोलने की बात की जा रही थी कि रफ़ा बॉर्डर ये खोले तो यहाँ पे जितने भी गाजन्स हैं जो क्रॉस ओवर करना चाहते हैं यहाँ क्रॉस ओवर कर लें। और सिन्नाई पेनिनसुला के इधर आप पूर्व की ओर देखेंगे तो अकाबा की खाड़ी है, अकाबा की खाड़ी, और पश्चिम में देखेंगे तो स्विस की खाड़ी है। तो इसको आपको याद रखना है। तो स्विस की खाड़ी और अकाबा की खाड़ी,
ठीक है, यहीं से फिर स्विस कनाल है जो कि लाल सागर और भूमध्य सागर को फिर जोड़ती है। इसके अलावा अगर हम बात करें इजिप्ट की, इजिप्ट एज अ नेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इजिप्ट है, वैश्विक परिदृश्य में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इस समय सारी हलचल इधर ही हो रही है। सिनाई पेनिनसुला की जो मैंने बात की थी, 1967 के वॉर में इजराइल ने इस क्षेत्र को कब्जा भी लिया था, है ना, तो इसको आपको याद रखना है। जब 1967 की 6 दिवसीय युद्ध हुआ था, 6 डे वॉर हुई थी, तब इसको इजराइल ने कैप्चर कर लिया था, सिनाई प्रांत को, सिनाई प्रायद्वीप को। और फिर बाद में योम किपुर वॉर छेड़ी गई थी इसको बचाने के लिए। इसी के वॉर में सीरिया के गोलन हाइट्स को भी, गोलन पहाड़ियों को भी इजराइल ने ऑक्यूपाई कर लिया था, फिर 1973 के बाद छोड़ दिया था। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं, तो कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इजिप्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इससे पास हो रहा है। लिखिए, देखिए, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। नील नदी अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है और मिस्र से होकर बहती है। मिस्र का गीजा पिरामिड प्राचीन विश्व के 7 अजूबों में से एक है। स्विस नहर एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है। तो आपको बताना होगा इनमें से कौन सा कथन सत्य है। नील नदी अफ्रीका की सबसे लंबी नदी ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो यहाँ पे पहला बिल्कुल सही है। और ये मिस्र से होकर बहती है और मिस्र में ही ये डेल्टा बनाती है और फिर भूमध्य सागर में गिर जाती है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था। तो ये मिस्र की भी सबसे लंबी नदी है, इस अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है और विश्व की भी है। मिस्र का गीजा पिरामिड प्राचीन विश्व के 7 अजूबों में से एक है। बिल्कुल सही बात है, 7 अजूबों में से एक है। और स्विस नहर एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है जो कि यहाँ पर स्थित है। स्विस नहर क्या करता है, एशियन रीजन को, ये वेस्ट एशिया है ना, वेस्ट एशिया और यूरोप को जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर है। नेक्स्ट देखते हैं, स्विस नहर का महत्व क्या है? या भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, या एशिया और यूरोप के बीच जलमार्ग को छोटा बनाती है, या अफ्रीकी महाद्वीप के पूर्वी और पश्चिमी तट को जोड़ती है। तो ये भूमध्य रेखा अगर आप देखें पर्टिकुलरली क्या लिखा हुआ है, ये भूमध्य रेखा भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। बिल्कुल सही बात है, ये भूमध्य सागर है, ये लाल सागर है और इन्हीं को जोड़ती हुई यहाँ पे स्विस कैनाल है। तो पहला बिल्कुल सही है। एशिया और यूरोप के बीच में जलमार्ग को छोटा भी करती है। अगर स्विस कैनाल नहीं होता तो एशिया से जितना भी ट्रेड होना होता कुछ इस प्रकार से होता। जब 1869 के करीब इसको बनाया गया तब जाके ये थोड़ी बेटर इससे रूट प्रोवाइड की। दूसरा भी सही है। ये अफ्रीका महाद्वीप को पूर्वी और पश्चिमी तट को जोड़ता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे पूर्वी और पश्चिमी तट को तो नहीं जोड़ता। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? 1 और 2, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शहर मिस्र की राजधानी है? अलेक्जेंड्रिया, काहिरा, लक्सर या गीजा? द करेक्ट आंसर विल बी काहिरा, क्योंकि कैरो को ही हिंदी में काहिरा कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन। अलेक्जेंड्रिया तो मैंने आपको दिखाया ये क्या है, यहाँ पे पोर्ट है, अलेक्जेंड्रिया एज अ पोर्ट। तो यहाँ पे काहिरा विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मिस्र में किस प्राचीन सभ्यता का विकास हुआ? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक है, सुमेरियन सभ्यता, मेसोपोटामियन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या फिर नील नदी सभ्यता? इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। मिस से बस इतना ही समझना था। ईरान से संबंधित न्यूज़ देखते हैं। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम माना जा रहा है कि इस प्रकार से बढ़ रहा है अब वापस आने का कोई चारा ही नहीं है। मतलब ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम फ्रांस के अकॉर्डिंग बनता चला जा रहा है, मैक्रोन ने हाल ही में कहा है। तो ईरान एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वेस्ट एशियन शहर है और माफ़ कीजिएगा देश है। और ईरान अपनी सीमा साझा करता है तुर्कमेनिस्तान से, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, साथ ही साथ इराक से भी अपनी सीमा साझा कर रहा है। अजरबैजान और आर्मीनिया से भी अपनी सीमा साझा करता है। और कास्पियन झील है बहुत बड़ी। कास्पियन इज द पूरी दुनिया की वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक है। फिर भी इसको सी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका कोई आउटलेट नहीं है। इसका जो पानी है सैलाइन है, क्योंकि आउटलेट फ्रेश वाटर नहीं मिलता है इसको, इस वजह से। और इसी के पास यहाँ पे रामसर शहर भी है। रामसर शहर आपको याद होगा, रामसर साइट वही है जिसके ऊपर वेटलैंड कन्वेंशन बना है। तो ईरान जो है ये काफ़ी सारे माउंटेन से भी भरा हुआ है, चाहे वो जागरोस माउंटेन हो इसके
दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में या फिर उत्तर में अल्बोर्ज माउंटेन हो। और कुहे दामवांद इसकी हाईएस्ट पीक है जो कि अल्बोर्ज माउंटेन में है। इसके अलावा दश्तिलुत एक डेजर्ट है, साथ ही साथ लेक उर्मिया इसके पश्चिम में स्थित है, ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है। तेहरान इसका कैपिटल है, इसको आपको याद रखना है। साथ ही साथ भारत ने यहाँ पे ही चाबहार पोर्ट ओमान की खाड़ी में बनाया है ताकि पाकिस्तान में जो बनाया हुआ ग्वादर पोर्ट है उसको काउंटर किया जा सके। यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट हॉर्मुज जलडमरू मध्य स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है जहाँ से भारत को पर्शियन खाड़ी में जाने का, फारस की खाड़ी में जाने का मौका मिलता है। बंदर अब्बास भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्ट है, ठीक है, तो इससे संबंधित प्रश्न अगर आते हैं तो कर सकते हैं। इसके अलावा रामसर ये एक इम्पॉर्टेंट रिसर्च रिएक्टर है। रामसर किसके पास, कैस्पियन सी के पास स्थित है। इसके अलावा तेहरान भी रिसर्च है, बोनाब भी है। अराक, फोर्डो, नातान्ज, इस्फाहान और बुशहर ये सारे न्यूक्लियर साइट्स हैं और माना जाता है ईरान ने बहुत सारे यूरेनियम को निकालने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए भी साइट्स रखी हैं जिसमें सघन, याज और गाचिन है। चलिए अब इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। ईरान में से निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है? बुशहर, कराची, चेर्नोबिल या कुंदनकुलम? करेक्ट आंसर है बुशहर, यहाँ लिखा हुआ है ना बुशहर, तो यहाँ पे है, फारस की खाड़ी पर स्थित है ये, इसको याद रखिएगा बुशहर। नेक्स्ट, बुशहर परमाणु संयंत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह ईरान का पहला और एकमात्र कार्यरत परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। इसका निर्माण रूस की सहायता से किया गया था। यह संयंत्र पूरी तरह से यूरेनियम पर निर्भर करता है। तो आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन बताना में बताना है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे कनेक्टेड।